हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारा अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 7 और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पावर इन एसी। हमने डीसी सर्किट में तो पावर पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन आज हम पढ़ेंगे पावर इन एसी सर्किट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में किस तरह से पावर वेरी करता है, एवरेज पावर क्या होता है, इफेक्टिव पावर क्या होता है, अपेरेंट पावर क्या होता है, ये सब कुछ आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। उसके बाद आज का हमारा सेकंड टॉपिक होगा जो कि होगा चोक कॉइल। तो चोक कॉइल क्या होता है, कैसे हमारे अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में आ गया, सब कुछ हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को नोट करो, क्वेश्चन साथ उसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखो फ्रेंड्स, आपने डीसी सर्किट में पावर का फॉर्मूला पढ़ा होगा। पावर के आपने 2-3 फॉर्मूले पढ़े होंगे। पावर का वी आई, या तो आपने पढ़ा होगा I² R, और एक और फॉर्मूला था जो कि था V²/R। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था पावर में। लेकिन इसमें खासियत क्या थी कि यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट था ना, दोनों कांस्टेंट था। क्योंकि डीसी सर्किट में था ना, तो करंट भी कांस्टेंट होता था, वोल्टेज भी कांस्टेंट होता था। लेकिन यहाँ पे एसी सर्किट में क्या होता है कि भाई वोल्टेज भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। हमको कुछ इंटीग्रेशन करके उसका एक एवरेज आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज पावर जो है टाइम के साथ वेरी करेगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, तो हम उसका एवरेज पावर निकालेंगे। भाई एवरेज क्या रह रहा है पूरी सर्किट में। ठीक है, तो उसको देखो किस तरह से उसका एक्सप्रेशन फाइंड किया जाता है, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत लिखो यहाँ पे, इन एसी सर्किट बोथ करंट एंड वोल्टेज vary with time, so we get instantaneous power। ठीक है, बिकॉज भाई करंट और वोल्टेज दोनों टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, तो हमको पावर जो मिलेगा वो इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा। तो यहाँ पे जो पावर जो टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। भाई यहाँ पे टाइम भी वेरी कर रहा है, करंट भी वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं पता है, एक जनरल एक्सप्रेशन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर करंट और टाइम दोनों वेरी कर रहा हो, किसी भी सर्किट की बात करें, चाहे LC सर्किट, चाहे RLC सर्किट, चाहे LCR सर्किट, चाहे जो भी सर्किट हो, सब मान लेते हैं भाई हमारे पास जो वोल्टेज है जो वेरी कर रहा है टाइम के साथ, उसका जो इक्वेशन है क्या है, V0 sin ωt। मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन मान लिया। ठीक है, जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। और करंट, अब करंट तो क्या है भाई, LC सर्किट लो, मतलब RLC सर्किट लो या LR सर्किट लो, सबके अंदर किसी में करंट फेज में है, किसी में करंट 90 डिग्री आगे, किसी में करंट 90 डिग्री पीछे है। तो यहाँ पर एक जनरल एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूँ कि IT, जो कि लिखता हूँ मैं V0 sin ωt+5। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम लोग RL सर्किट लेंगे जिसके अंदर क्या है कि वोल्टेज लीड करता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है करंट लैग करेगा, तो यहाँ पे 5 नेगेटिव आ जाएगा, सिंपल। फिर RC सर्किट लेंगे, उसके अंदर क्या है करंट लीड करता है, करंट लीड करेगा तो 5 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, अगर नॉर्मल सिर्फ रजिस्टर वाली सर्किट लेंगे तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, तो उसके अंदर 5 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो क्या है कि जनरल एक्सप्रेशन है, चाहे किसी भी टर्म के लिए निकाल लो, आपका आंसर जो है इसके अंदर से मैच हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक जनरल मतलब मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर जो कि इंस्टेंटेनियस होगा उसकी वैल्यू लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, V × T ऐसा लिख जाएगा। V × I होता है ना, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V × I। अब मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं ले रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी हो सकता है, तो मैंने पावर का फॉर्मूला V × I वाला चूज़ किया है। ठीक है, V × I, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करें। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा I0, तो वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा V0 I0 sin ωt, और यहाँ पे हो जाएगा डॉट sin ωt+5। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो हमने ये लिख दिया है यहाँ पर। बस ये हमारा क्या है कि इंस्टेंटेनियस पावर है। क्या है ये? इंस्टेंटेनियस पावर। ये हमारी वैल्यू है
इसको पढ़ाया तो जाता है, लेकिन मिस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे लिए। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एवरेज पावर, बिकॉज ये जो पावर है टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसको लेके भी हम क्या ही करेंगे, हमको निकालना पड़ेगा कि एवरेज पावर जो कि समय के साथ वेरी ना करे, कांस्टेंट रहे। बिकॉज डीसी सर्किट में भी हमने जो पावर पढ़ा था वो कांस्टेंट रह रहा था, बिकॉज उसके अंदर करंट और वोल्टेज दोनों कांस्टेंट था। यहाँ पर किसी भी तरीके से हम वोल्टेज और करंट को कांस्टेंट टर्म में रिप्लेस करना चाहते हैं। अब तो मेरा आप हिंट समझ ही रहे हो, कांस्टेंट से रिप्लेस करना चाहते हैं मतलब क्या, इसको किसी तरह से हम VRMS के टर्म में लिखना चाहते हैं, जिससे क्या है वो कांस्टेंट हो जाए। क्लियर है ना, क्योंकि VRMS क्या होता है, सर्किट के लिए कांस्टेंट होता है हमेशा, V0/√2 अगर साइनसोइडल ग्राफ हो तो, और IRMS क्या होता है, I0/√2, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, चाहे किसी भी टाइम पीरियड के लिए निकालो आप। ये तो मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूँ। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन भाई हम तो निकालेंगे एवरेज पावर, तो इसी एक्सप्रेशन को हमको एवरेज पावर निकालना पड़ेगा। तो पावर एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, यही जो इसका एवरेज ले लो, जो पावर रिस्पेक्ट टाइम आया उसका एवरेज ले लो, तो इसी पावर का हम एवरेज लेके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो उसको एवरेज लेने का प्रोसेस हम शुरू करता हूँ, इसको यहाँ से रफ करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ता हूँ मैं। क्लियर, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला लिखूं जो कि आ रहा है V0 I0 साइन ओमेगा टी, और आ रहा है साइन ओमेगा टी प्लस 5। बस इसी का हमको एवरेज फाइंड करना है। अब एवरेज फाइंड करने के दो तरीके हैं, या तो क्या करो, इस एक्सप्रेशन को हमारे जनरल वाले एक्सप्रेशन में रखो कि जो एवरेज का पावर का फॉर्मूला आता है, हमने पढ़ा था कोई भी वेरिएबल उसका एवरेज फाइंड करना हो तो इंटू डी टी फ्रॉम 0 से लेके टी, और नीचे डी टी कर दो फ्रॉम 0 से लेके टी, और उसके बाद इसी पावर की वैल्यू जो यहाँ पे इसको रख के यहाँ पे इंटीग्रेट करके इसका आंसर निकालो। ठीक है, ये तो हमारा पहला तरीका है, ये लेंथी मेथड है, और इस मेथड को यूज़ भी नहीं करेंगे बिकॉज मैंने आपको साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी सबका एवरेज वैल्यू पहले से बता के रखा है, तो वो यूज़ करो ना, सिंपल तरीका हो जाएगा। नहीं तो इसके अंदर इंटीग्रेट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि आपको साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद इसका वैल्यू पुट करोगे उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा टाइम हो सकता है। इसलिए हम जो है अपना शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे शॉर्टकट का, देखो ध्यान से। हमको पता है कि भाई जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी या तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो, मतलब स्क्वायर वाले टर्म्स होते हैं, उनका जो एवरेज आता है 1/2 आता है, मतलब इन वन साइकिल एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एवरेज इन वन साइकिल। और अगर साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी हो, उनका एवरेज क्या था 0। साइन ओमेगा टी मतलब यहाँ पे ओमेगा 2 ओमेगा टी भी हो सकता है, 3 ओमेगा टी, एन ओमेगा टी, किसी की वैल्यू मतलब एक साइकिल में उसकी वैल्यू क्या आती है 0। क्लियर है ना, तो इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करके कुछ यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हम ढूंढते हैं पावर का एवरेज। उसका एवरेज, तो इसी एक्सप्रेशन को हमको एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एवरेज के टर्म में इस तरह लिख देता हूँ, V0 I0 साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 5 का एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा पता है, ये जो वैल्यू इसको मैं ओपन करने की कोशिश करूँगा। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने कि भाई साइन ए प्लस बी लिखा हो तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो उसी को ओपन करके यहाँ पर लिखते हैं फर्दर, तो क्या हो जाएगा, देखो V0 I0 ये साइन ओमेगा टी तो एज इट इज रखो, मैं इसका एवरेज फाइंड कर रहा हूँ, और इसको मैं लिख देता हूँ साइन ए प्लस बी को लिख दूंगा साइन ए, अब देखो ध्यान से, साइन ए कॉस बी कॉस 5 प्लस कॉस ए साइन 5। क्लियर बात, जो 5 क्या है, 5 है फेज डिफरेंस, 5 क्या है फेज डिफरेंस।
अब वो एल आर एल सी मतलब उस पॉजिटिव नेगेटिव हम मैनेज कर लेंगे। भी हमने तो जनरल एक्सप्रेशन लिया है ना, पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। फाई क्या एक फेज डिफरेंस है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो वी नॉट है ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। मतलब अगर हमारा वेरिएबल वोल्टेज का इक्वेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वी नॉट क्या है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, आई नॉट क्या है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ये टाइम तो वेरी कर रहा है, लेकिन जो फाई है फेज डिफरेंस वो किसी भी गिवन सर्किट के लिए कांस्टेंट रहेगा ना। अब समझो जब हम आरएल सर्किट पढ़ रहे थे तो उसके अंदर जो फाई की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही थी फाई, जो कि उस सर्किट के लिए उस समय के लिए वो वैल्यू कांस्टेंट थी। जैसे मान लो कि हमारा फाई की वैल्यू आ गई 53 डिग्री एग्जाम्पल, तो वो सर्किट के लिए हमेशा 53 डिग्री मतलब करंट और वोल्टेज हमेशा 53 डिग्री पर चलेंगे, है ना। भले टाइम के साथ करंट और वोल्टेज वेरी कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता था वो हमेशा कांस्टेंट होता था। बात क्लियर है। तो फेजर में हमने देखा था कि फेज डिफरेंस आ गया 53 डिग्री, तो क्या है करंट वोल्टेज हमेशा 53 डिग्री पर रहेंगे वो सर्किट के लिए, क्लियर है ना बात। तो 5 फॉर गिवन सर्किट कांस्टेंट होता है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, वी नॉट आई नॉट इसको बाहर रखता हूँ, ये अंदर हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये बच रहा है, क्लियर है। अब इसी टर्म का हमको एवरेज फाइंड करना है, यहाँ पे एवरेज का सिंबल लगा दो, क्लियर है। अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज जो मैंने बताया एक साइकिल के अंदर क्या होता है 1/2। ये वी नॉट और आई नॉट कांस्टेंट होते हैं। ये कॉस फाई जो है ये भी कांस्टेंट है, बिकॉज फाई जो है फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, ये कॉस फाई जो है कांस्टेंट है, क्लियर है ना। यहाँ पे वी नॉट आई नॉट और कॉस फाई कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये वेरिएबल है। तो इसकी वैल्यू फॉर वन साइकिल में क्या होती है, मतलब एवरेज वैल्यू आती है 1/2, और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या आती है 0। तो हमारा ये एक्सप्रेशन का एवरेज फॉर वन साइकिल, ये एक्सप्रेशन का एवरेज क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसका एवरेज 0 है, और इसका एवरेज क्या आता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज आता है 1/2, और कॉस फाई तो कांस्टेंट है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है मैं उसको एज इट इज रखो, उसका एवरेज तो सेम ही वही आता है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का टर्म आ जाएगा 1/2 और इंटू आ जाएगा कॉस फाई। ये क्या है मेरा एवरेज पावर, ठीक है। क्या है मेरा एवरेज पावर, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं मैं, पावर एवरेज इक्वल टू लिख रहा हूं 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, ठीक है। देखो इसी एक्सप्रेशन को मैं किस तरह लिखता हूं, देखो ध्यान से। तो इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूं ना कि वी नॉट बाई √2 आई नॉट बाई √2 कॉस फाई। इस एक्सप्रेशन इस तरह से लिख देंगे। उसका फायदा क्या है देखो ध्यान से, यहाँ पर वी नॉट बाई √2, अब वी नॉट बाई √2 आपको पता ही होगा क्या होगा, अगर साइनसोइडल ग्राफ हो तो वी नॉट बाई √2 की जो वैल्यू होती है वो क्या बोलते हैं VRMS की वैल्यू होती है, आई नॉट बाई √2 जो वैल्यू होती है वो IRMS की होती है, क्लियर है ना। तो इसी एक्सप्रेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करके एवरेज पावर का जो फॉर्मूला निकाल रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, क्या मस्त हमने वैल्यू निकाल लिया। देखो ध्यान से, पहली बात तो VRMS क्या है कांस्टेंट है किसी गिवन सर्किट के लिए, IRMS क्या है किसी गिवन सर्किट के लिए कांस्टेंट है, और cos फाई क्या है किसी गिवन सर्किट के लिए कांस्टेंट। इसका मतलब हमने जो एवरेज पावर निकाला है ना वो पूरी सर्किट के लिए हम एवरेज पावर ये पूरा सर्किट के लिए, क्योंकि भाई VRMS IRMS कांस्टेंट रह रहा है ना, और cos फाई फॉर गिवन सर्किट कांस्टेंट है, क्लियर है ना। VRMS की वैल्यू वी नॉट बाई √2, IRMS की वैल्यू आई नॉट बाई √2 कॉस फाई, ये हमारा एवरेज पावर, ये हमारा एवरेज पावर सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला आज का, ध्यान रखना। ये RMS पावर नहीं एवरेज पावर है, RMS पावर जैसा कुछ नहीं होता, एवरेज पावर पूरे सर्किट का VRMS IRMS कॉस फाई, क्लियर है ना, 100% क्लियर है। बोलोगे हमने इस एक्सप्रेशन में क्यों लाया इसको, क्योंकि भाई जो भाई इंस्टेंटेनियस पावर हमने निकाला था वो क्या है टाइम के साथ वेरी कर रहा था। हम चाहते हैं कि ऐसा पावर मिल जाए जो कि टाइम के साथ वेरी ना करे, जो कि गिवन सर्किट के लिए कांस्टेंट रहे, हमको बार बार इंटीग्रेट ना करना पड़े, इसलिए हमने एवरेज पावर निकाला जो कि इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको दिया ना हो कि भाई कौन सा पावर दिया है, मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको कोई वैल्यू दिया है,
और आपको मेंशन ना किया हो कि ये कौन सा पावर है, तो उसको मान के चलना एवरेज पावर है। ठीक है, क्या मान के चलोगे आप? एवरेज पावर में। वोल्टेज और करंट में क्या मान के चलोगे? अगर किसी एक्सप्रेशन में वोल्टेज और करंट नहीं दिया है और बोला नहीं है क्या है ये, कि एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है, क्या मान के चलोगे आप? आरएमएस करंट या आरएमएस वोल्टेज। और पावर वाले में क्या मान के चलोगे आप? कि एवरेज पावर है। क्लियर है? क्या फॉर्मूला आता है उसका? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। ओके, या तो इस तरह से लिख सकते हो कि वी नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू, लेकिन मेन अपना फॉर्मूला ये है। इसको बोलते हैं एवरेज पावर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और भी तरह के पावर पढ़ेंगे हम, एपरेंट पावर, इफेक्टिव पावर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एवरेज पावर। इसको आप 100% नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसके अंदर जो एक दो टर्म है, देखो किस तरह से आपको पता चल गया ना, हमने पी वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा, उसका एवरेज निकाला हमने। अब हमने बोला कि भाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज फॉर वन साइकिल 1/2 होता है, और इसका एवरेज तो हो गया 0, तो यहाँ पर सिर्फ यही टर्म बचा। ठीक है, सिर्फ यही टर्म बचा, तो 1/2 हो गया कॉस फाइव। क्लियर? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कॉस, ये कॉस फाइव कॉन्स्टेंट है, ये आपको समझ पड़ा है कि नहीं? फॉर ए गिवन सर्किट फाइव कॉन्स्टेंट होता है, तो cos 5/2 हो गया, तो 1/2 वी नॉट आई नॉट, इसको हमने इस तरह से रिप्लेस करके ये हमारा फॉर्मूला निकाल लिया। अब इसके अंदर जो cos 5 होता है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। इंस्टेंटेनियस पावर भी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट एवरेज पावर जितना। एवरेज पावर कांस्टेंट रहता है सर्किट के लिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर पावर एवरेज का फॉर्मूला लिखता हूँ, जो कि हो जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। इसके अंदर ये पावर जो है एवरेज, तो पता है आपको, जो कॉस फाइव का टर्म है ना, इसके अंदर ये कॉस फाइव जो है, इसको हम टर्म से डिफाइन करते हैं, जो कि होता है पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? पावर का फैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है cos फाइव, जिसको हम बोलते हैं पावर का फैक्टर। क्लियर है? पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर क्या है, हम किसी भी सर्किट के लिए निकाल सकते हैं। cos फाइव की वैल्यू निकालना कौन सा मुश्किल है? जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो मैं RL सर्किट लेता हूँ, RL सर्किट। तो सर्किट में क्या होता है भाई, इस तरफ होता है रेजिस्टेंस, और VL मतलब ऊपर होता है R, तो VL में मतलब XL, और यहाँ पे ये होता है मेरा इम्पीडेंस Z, और ये होता है मेरा फाई। क्लियर है ना भाई? यहाँ पे VR आता है, यहाँ पे VL आता है, और VZ निकलता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे XL, और यहाँ पे Z। तो यहाँ पे cos फाई निकालना, सोचो ये फाई है, मेरे को cos फाई निकालना, तो क्या निकालूंगा? ये मेरा R है और ये है मेरा Z, तो cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? R/Z। तो cos फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अंदर? R/Z। अब किसी भी सर्किट के लिए फाइंड करो, cos फाइव की वैल्यू यही आएगी, cos फाइव R/Z। जैसे मान लो आप LCR सर्किट ले लो, तो क्या हो जाएगा? उसका भी R/Z। बस सबके अंदर क्या है? Z की वैल्यू बदलेगी। यहाँ पे Z की वैल्यू क्या है? √XL² + R², ये Z की वैल्यू है। क्लियर? बस दूसरे सर्किट लोगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं LCR सर्किट लेता हूँ। मान लो LCR सर्किट में क्या बोलते हैं, XC > XL, मतलब नीचे वाला XC > XL, इस तरह का केस आ रहा है। मान लो रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे आ रहा है XC - XL। ओके, और ये मेरा फाइव फेस। ठीक है, ये है मेरा Z। क्लियर है ना? ध्यान से ये, तो ध्यान से इस पे क्या लिखोगे आप? पावर का फॉर्मूला लिखोगे आप R/Z। ये मेरा R, देखो cos फाइव = R/Z। तो इसके अंदर भी जो cos फाइव की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है R/Z। बस क्या है कि इसके अंदर Z की जो वैल्यू है, वो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अंदर, कि R² + XC - XL का होल स्क्वायर का √। Z की वैल्यू चेंज करें, बाकी पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला है R/Z, वो सारी सर्किट के लिए सेम रहेगा। क्लियर है? पावर फैक्टर क्या है? cos फाइव, जिसको हम निकाल सकते हैं। ओके, तब क्या करते हैं हम, डिफरेंट सर्किट के लिए हम पावर फैक्टर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे मान लो पहले हम लिखते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। मान लो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो, उसका पावर का फॉर्मूला क्या होगा? ये प्योरली रेजिस्टिव में क्या होता है कि ये वोल्टेज
और ये करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, यहाँ पे एक्सएल और एक्सी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, cos फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, क्योंकि ऊपर को कोई टर्म ही नहीं है। देखो ध्यान से, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है, तो cos फाई की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे 0। तो cos फाई इक्वल टू लिखूंगा R/Z, या तो आप समझ लो ऐसे कि देखो यहाँ पे Z इम्पिडेंस क्या होगा, खाली रेजिस्टेंस ही है, तो यहाँ पे R/R हो जाएगा, R/R हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू देखो, cos 0 तो 1 होता है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस फाई क्या आता है 0, और पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या आता है 1। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्योरली रजिस्टिव सर्किट में देखो पावर फैक्टर हम cos फाई को बोलते हैं, और फाई जो होता है हमारा फेज डिफरेंस। ठीक है, फाई को मत समझ लेना पावर फैक्टर, cos फाई होता है हमारा पावर फैक्टर। तो इसके अंदर पावर फैक्टर क्या है 1 आया, और फेज डिफरेंस फाई क्या है 0। क्लियर है ना। ये तो क्या है प्योरली रजिस्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट देखे तो यहाँ पे नीचे लिखता हूँ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो उसको मैं किस तरह ड्रॉ करता हूँ, इसमें यहाँ पे VL ऊपर आता है, ये मेरा क्या हो जाएगा XL, और ये हो जाएगा मेरा R, ये हो जाएगा मेरा करंट। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा VL। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से, यहाँ पे तो इसका रिजल्टेंट निकलेगा नहीं, बिकॉज ये एग्जैक्टली 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला तो कुछ है ही नहीं, रेजिस्टेंस वाला तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos फाई लिखूंगा मैं R/Z, बट यहाँ पे देख रहे हो आपकी फाई की वैल्यू क्या है, इसके अंदर 90 डिग्री है। फाई की वैल्यू क्या है इसके अंदर 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस का तो कोई टर्म ही नहीं है ना, रेजिस्टेंस का कोई टर्म ही नहीं है। तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस टर्म इन R0 है ना, तो cos फाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिंपल समझ लो। तो cos फाई 0 कब होगा, जब फाई की वैल्यू हो जाएगी 90। तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होता है 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो कि अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट होती है, अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट होती है तो पावर फैक्टर क्या होता है भाई, पावर क्या होता है, कितना पावर में लॉस हुआ है। तो अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट होती है ना, तो भले इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर पावर का कोई लॉस नहीं हो रहा है, इसके अंदर पावर का कोई लॉस नहीं हो रहा है। इसमें देखो पावर फैक्टर 0 आ रहा है, मतलब आप एवरेज पावर निकालोगे इसके अंदर तो क्या आ जाएगा 0। ये 0 हो जाएगा तो एवरेज पावर भी 0 हो जाएगा ना। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर क्या आता है 0। इसका एक लॉजिकल रीजनिंग भी है भाई, क्योंकि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आपको पता है ना कि इंडक्टर क्या करता है कि अगर ग्रोइंग करंट हो तो उसको अपोज करेगा, और मतलब अगर करंट कम हो रहा है तो उसको बढ़ाएगा। तो जब तक करंट ग्रो कर रहेगा तब तक ये बढ़ाएगा, और जब करंट कम होगा तो इसको बढ़ाएगा। ठीक है, इस देखो समझो, स्टार्टिंग में करंट ग्रो करेगा, ये क्या करेगा अपोज करेगा, मतलब पावर में लॉस होगा, और बाद में जब करंट घटेगा तो क्या करेगा इसको बढ़ाएगा, तो पावर में गेन हो जाएगा। तो लॉस प्लस गेन इक्वल टू 0 हो जाता है इसके अंदर, इसलिए पावर का लॉस इसके अंदर टोटल क्या हो जाता है 0। क्लियर है ना। यही होता है कहानी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। इन दोनों को यूज करके अभी हम तब समझेंगे चोक कॉइल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर जो होता है एवरेज पावर क्या आता है 0, मतलब उसके अंदर पावर का कोई लॉस नहीं होता। भले उसके अंदर वोल्टेज है करंट है, लेकिन पावर का कोई लॉस नहीं है। क्लियर है ना बात। अब हम लास्ट में देख लेते हैं, मतलब इसके बाद हम देखते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की भी वही कहानी है, उसके अंदर भी पावर लॉस क्या हो जाएगा 0, बिकॉज उसमें क्या है, उसमें भी वोल्टेज जो है लैग करता है। अगर मैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से ये देखो, ये मेरा करंट और ये मेरा VC, इसके अंदर भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो इसमें रेजिस्टेंस का कोई टर्म ही नहीं है। तो कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर आ जाएगा इसको इक्वल टू कॉस फाई लिखते हैं, वो वैल्यू क्या आ जाएगा 0 डिग्री, 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर भी जो पावर के एवरेज का वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी 0 फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। बात क्लियर है ना। इसके अंदर वही कहानी होती है ना, क्या है कि
डिस्चार्जिंग और चार्जिंग केस में, जब डिस्चार्जिंग हो रहा होगा तो पावर का लॉस होगा, चार्जिंग हो रहा होगा तो पावर का गेन होगा। इसलिए इसके अंदर जो एवरेज पावर हो जाता है वो जीरो। लॉस प्लस गेन इक्वल टू, पहले कभी पावर बढ़ रहा है कभी घट रहा है तो ओवरऑल पावर जो होता है जीरो। खाली रजिस्टर केस में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या है कि पावर का लॉस हमेशा होता रहता है, बिकॉज रेजिस्टेंस जो है ना हमेशा पावर खाता रहता है। उसके अंदर ऐसा नहीं कि भाई पहले रेजिस्टेंस बढ़ाएगा फिर घटाएगा, ऐसा कुछ कहानी नहीं होती। इसलिए सिर्फ जहाँ पर रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर ही पावर लॉस होता है, रेजिस्टेंस नहीं है तो पावर लॉस नहीं होगा। बात क्लियर है? तो ऐसे ही आप किसी भी सर्किट निकाल सकते हो। मान लो जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं प्योरली क्या बोलते हैं एलआर सर्किट की। अब फटाफट लिख देता हूँ मैं। एलआर सर्किट में क्या होगा कि यहाँ पे ये होगा मेरा एक्सएल, ये होगा मेरा आर और ये होगा मेरा फाई, ठीक है, और ये मेरा जेड है। तो यहाँ पे जो कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आर अपॉन जेड, ठीक है। यहाँ पे जो जेड की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? इसके अंदर ये आता है। अगर आरसी सर्किट हो, आरसी सर्किट हो, ध्यान से देखोगे, अच्छा इसके अंदर इस तरह से होता है कहानी कि इसमें वोल्टेज लैग करता है। ये मेरा रेजिस्टेंस, ये है मेरा वीसी, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा फाई, तो यहाँ पे भी कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी आर अपॉन जेड। बस यहाँ पे जेड की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एलसीआर सर्किट हो तो कोई भी एलसीआर सर्किट हो, चाहे उसमें एक्सएल ज़्यादा हो एक्सी ज़्यादा हो, जैसे मान लो एक केस लेता हूँ जिसके अंदर एक्सएल ज़्यादा हो कि मेरा आर है, ये मेरा हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा फाई। इसके अंदर भी पावर फैक्टर का वही फॉर्मूला हो जाएगा आर अपॉन जेड। पावर फैक्टर का फॉर्मूला सेम है, आर अपॉन जेड, बस हर जगह जेड की वैल्यू चेंज कर रही है, बस इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। बात क्लियर है? ये डिफरेंट सर्किट के लिए पावर फैक्टर का फॉर्मूला आ गया। आपको दो बात नोट करना है कि प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर 0 आता है और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर आता है 1। क्लियर? अगर पावर फैक्टर 0 हो तो एवरेज पावर भी 0 हो जाएगा, अगर पावर फैक्टर 1 है तो एवरेज पावर VRMS इंटू IRMS हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो? इसके बेस पे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन वो रैपिड फायर राउंड में करेंगे। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो आप। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो तो देखो, एक जो टर्म होते हैं कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं, उसको भी आप नोट कर लो। जैसे कि पहला टर्म जो होता है कि इफेक्टिव पावर बोल देते हैं, कभी कभार इफेक्टिव पावर बोल दिया या बोल दिया अपेरेंट पावर, ठीक है, या बोल दिया वर्चुअल पावर। तो तीनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन में कभी आपको दिखे इस तरह से तो वो क्या निकालना है, ध्यान से रखना, आपको ये निकालना पड़ेगा VRMS इंटू IRMS। बस इसके अंदर cos फाई वाला टर्म नहीं आता है, या पे ऐसा मान लो cos फाई इक्वल टू 1 हो जाता है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछे कि इफेक्टिव पावर क्या होता है, अपेरेंट पावर क्या होता है, वर्चुअल पावर क्या होता है, उसके अंदर आप cos फाई वाला टर्म मत लगाना। बस ये क्या होता है क्वेश्चन, उसमें क्या होता है, ये cos फाई इक्वल टू 1 हो जाता है। क्लियर है? तो ये इस तरह के टर्म आपको कभी दिखें तो आपको क्या निकालना है, P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। इसमें cos फाई का टर्म आपको इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर बात है ना? और एवरेज पावर पूछे हैं तो VRMS IRMS इंटू cos फाई। इतनी बातें क्लियर हो? और एक टर्म आता है जो कि होता है वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। क्या होता है? वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। इसको भी आप 2 मिनट समझ लो, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में 2-3 बार आ चुका है जे मीन्स में कि भाई फाइंड द वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट, नाम से मत डरिए, नाम से कुछ नहीं होता। आप इतना समझ लो, वॉटलेस कंपोनेंट, वॉटलेस पावर का फैक्ट, पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। वॉटलेस मतलब उसके अंदर कोई पावर ना हो, ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो पावरलेस, ठीक है, ऐसे समझ लो पावरलेस, पावरलेस करंट।
क्लियर? ऐसा करंट जो कि पावर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हो, ठीक है, ऐसा करंट जो कि पावर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हो। जैसे मान लो कोई भी किसी मतलब जनरल केस की बात करूं, जनरल केस में कि मान लो हमारे पास यहाँ पे ये VRMS है, मान लो यहाँ पे एक IRMS जो कि इससे 5 डिग्री फेज बना रहा है, ठीक है, IRMS। मैं जनरल केस की बात कर रहा हूँ, 5 नेगेटिव पॉजिटिव की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मान लो एक जनरल केस है जिसके अंदर ये वोल्टेज है, करंट है, मतलब इस तरह से फेज बना रहा है, ठीक है। एक सर्किट मैंने बनाया नॉर्मल, मतलब इस तरह से जिसके अंदर करंट इसके अंदर लीड कर रहा है। वैसे तो मैं कोई भी केस की बात कर रहा हूँ, एक जनरल केस की बात कर रहा हूँ, क्लियर है? तो ध्यान से देखोगे इस करंट को मैं 2 कंपोनेंट ब्रेक करता हूँ। एक तो वोल्टेज के अलॉन्ग जो कि हो जाएगा IRMS cos phi, और एक तो वोल्टेज के परपेंडिकुलर जो कि हो जाएगा IRMS sin phi। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि हमारा जो पावर का फॉर्मूला हमने देखा था एवरेज पावर का VRMS IRMS cos phi, जहाँ पे देखो करंट का कौन सा कंपोनेंट जो है पावर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, करंट का कौन सा कंपोनेंट पावर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि है IRMS cos phi। मतलब जो कॉस कंपोनेंट है ना करंट का, वही पावर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब उसके अंदर उसकी वजह से ही पावर आ रहा है। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है IRMS sin phi, वो पावर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब करंट अगर परपेंडिकुलर है वोल्टेज के तो पावर में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं होगा, उसके अंदर कोई भी पावर का लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे IRMS sin phi जो है ना, ये पावर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो ध्यान से, वोल्टेज के परपेंडिकुलर है, वोल्टेज के परपेंडिकुलर होगा तो वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री एंगल बन गया। तब क्या है कि ये जो करंट है ये पावर में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है? देखो IRMS cos phi, IRMS cos phi, ये जो टर्म है हमारा ये कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। तो IRMS लिखो यहाँ पे, IRMS sin phi do not contribute to the power, so it is called वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। भाई पावर में कंट्रीब्यूट ही नहीं करता वो, तो क्या बोलते हैं उसको? वॉटलेस कंपोनेंट। तो कभी भी आपको वॉटलेस कंपोनेंट पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? IRMS sin phi, IRMS sin phi निकाल के आओगे, IRMS cos phi मत निकालना। अगर वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट पूछा, करंट वॉटलेस, अब कभी भी वॉटलेस करंट पूछा तो क्या निकालोगे आप? IRMS sin phi। 2 बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको कि भाई वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट पूछा तो क्या निकालोगे आप? IRMS sin phi। पावर एवरेज पूछा तो VRMS IRMS cos phi। बात क्लियर है? क्या है कि ये सब कभी कभार क्वेश्चन में ये वर्ड दे देते हैं, इसलिए ये वर्ड को कीवर्ड आप बना के रखना, ठीक है। बात क्लियर है ना? वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट IRMS sin phi, ओके। IRMS sin phi क्योंकि वो पावर के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो कि देखो इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में वोल्टेज और करंट जो है, इंडक्टर में वोल्टेज और करंट दोनों 90 डिग्री पर होते हैं। तो इसके अंदर इसीलिए उसके अंदर पावर क्या आ रहा था? 0 आ रहा था, बिकॉज जो करंट है वो पावर में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा था। ऐसे भी समझ सकते हो ना आप। फिर से मेरी बात सुनो, इंडक्टर में क्या होता है कि भाई इंडक्टर वाले केस में क्या था कि ये मेरा करंट था और ये मेरा वोल्टेज था। ध्यान देखो यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में कितना डिग्री एंगल है? 90 डिग्री एंगल है ना, इसलिए इसके अंदर पावर क्या रहा था? 0, क्योंकि ये जो करंट है ये वोल्टेज के परपेंडिकुलर है, पावर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। तो चाहे कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, वो पावर में कोई भी कंट्रीब्यूशन, उसका जो करंट है, अगर प्योरली इंडक्टर हो या प्योरली कैपेसिटर हो तो उसका जो करंट है वो पावर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देता। पावर में कंट्रीब्यूशन वही करंट देता है जो कि वोल्टेज के अलॉन्ग हो, या तो ऐसा बोलो कि रेजिस्टेंस होना जरूरी है, मतलब करंट मतलब पावर में कंट्रीब्यूशन देना है। तो पावर की जो, इसलिए इंडक्टर और कैपेसिटर में जो पावर का लॉस होता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या होता है कि पावर का लॉस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। बात क्लियर है इतनी बात? तो इसी जो कॉन्सेप्ट है इसका एप्लीकेशन होता है चोक कॉइल, ठीक है। इसी जो कॉन्सेप्ट है इसका ही एप्लीकेशन होता है चोक कॉइल। अभी समझाता हूँ क्या होता है वो। ओके, इतनी बात समझ पड़ी आपको कि इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर लॉस होता है 0, क्योंकि इसके अंदर जो करंट है वो पावर में कंट्रीब्यूशन नहीं देता।
ओके, तब बात करते हैं हम चोक कॉइल की। देखो चोक कॉइल क्या होता है। चोक कॉइल होता है, आप समझो कि अ सीरीज LR सर्किट, या तो पहले हम समझ लेते हैं कि भाई चोक कॉइल की हमको रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, तभी आपको चोक कॉइल लिखाऊंगा तो समझ पड़ेगा आपको, ठीक है। चोक कॉइल का हमको रिक्वायरमेंट क्या पड़ी पहले हम वो समझ लेते हैं कि भाई इन इंडिया, लिखो यहाँ पे सम डिवाइसेस लाइक ट्यूबलाइट। तो पहले जमाने में ट्यूबलाइट यूज होती थी ना, उसके अंदर आपने एक चोक कॉइल जैसा टर्म देखा होगा। क्या होगा? चोक कॉइल। आप देखो इधर फिगर में देखो, आपको एक चोक कॉइल दिख रहा होगा। ये पुराने जमाने की ट्यूबलाइट थी ना, उसके अंदर एक चोक कॉइल जैसा होता था। इसका काम क्या होता था कि जो करंट को रेगुलेट करता था। क्या है कि कोई डिवाइस होती है ना, उसके अंदर क्या है कि मतलब ज़्यादा करंट वो विस्टैंड नहीं कर पाती अपने घर के अंदर जो करंट आता है, और कोई डिवाइस उतना करंट विस्टैंड मतलब उतना करंट झेल नहीं पाती। तो चोक कॉइल ऐसा होता है जो कि करंट को रिड्यूस करने का काम करता है विदाउट द पावर लॉस। मतलब चोक कॉइल क्या होता है, करंट को रिड्यूस करता है विदाउट द पावर लॉस। पावर लॉस भी नहीं करता और करंट को रिड्यूस भी कर देता है, मतलब काम भी कर देता है। मतलब क्या बोलते हैं, सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती, है ना। बात क्लियर है। तो ये करंट मतलब ये जो है करंट को रिड्यूस कर देता है और पावर को लॉस भी नहीं होने देता। क्लियर है। तो सम डिवाइसेस लाइक ट्यूबलाइट requires very less current, so to reduce the current we use choke coil। ठीक है। पहले तो हम समझते हैं प्रॉब्लम क्या है कि भाई हमको करंट को रिड्यूस करने के लिए हम चोक कॉइल क्यों यूज़ कर रहे हैं, कुछ उसका दूसरा जुगाड़ नहीं है क्या। तो देखो समझते हैं। देखो ब्लू पेन यूज़ करता हूँ थोड़ा सा मैं। यहाँ पे क्या मान लो मेरा ये ट्यूबलाइट है। देखो आप फिगर में देखोगे कैसा चोक कॉइल था, ठीक है। जैसे मान लो मेरा ये ट्यूबलाइट है, ये क्या है मेरा ट्यूबलाइट। अच्छा, जरूरी नहीं कि ट्यूबलाइट यूज़ होता है, और भी बहुत जगह यूज़ होता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ट्यूबलाइट का। मान लो ट्यूबलाइट क्या है, इसके अंदर हमको कम करंट चाहिए। तो करंट कम करने के लिए क्या कर सकता हूँ, जैसे मान लो सर्किट के अंदर हमारा कनेक्टेड है, ये वोल्टेज का AC सोर्स है, ठीक है, सर्किट के अंदर कनेक्टेड है। मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कम जाए, ठीक है। इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो कम जाए, ठीक है। उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं, रेजिस्टेंस लगा दूंगा। तो रेजिस्टेंस लगाने से होता क्या है बताओ, रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा कि देखो यहाँ पे हम चाहते हैं कि ट्यूबलाइट के अंदर पावर कम जाए। अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो रेजिस्टेंस का क्रॉस पावर लॉस हो जाएगा, जो कि हो जाएगा I²R। तो कुछ ना कुछ पावर ये खा जाएगा ना, तो बाकी जो बचा पावर है इसके अंदर कम ही जाएगा ना। बात क्लियर है। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि इसके अक्रॉस जो होता है पावर लॉस हो जाता है। हम क्या चाहते हैं कि भाई इस ट्यूबलाइट के अंदर पावर लॉस भी ना हो और इसके अंदर करंट रिड्यूस भी हो जाए। तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, खुद ही कुछ ना कुछ करंट खा जा रहा है, खुद ही कुछ ना कुछ पावर खा जा रहा है। बात क्लियर है ना। क्योंकि ये जो है लेकिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम क्या है, रेजिस्टेंस लगाने का ये नुकसान हो रहा है कि इसके अंदर पावर लॉस भी हो जा रहा है ना। भाई ये करंट तो कम कर दे रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये वोल्टेज भले कुछ खा जा रहा है लेकिन पावर लॉस भी हो रहा है। इसलिए हम रेजिस्टेंस को डायरेक्टली लगा नहीं सकते, ठीक है। अगर मैं खाली रेजिस्टेंस लगा दूं यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है ये खुद अपना पावर लॉस भी करा रहा है। ये भले मतलब जो है ये वोल्टेज को कम कर दे रहा है, लेकिन ये पावर को लॉस भी करा दे रहा है। बात क्लियर है। इसलिए हम यूज़ करते हैं एक सीरीज LR सर्किट, जो कि इंडक्टर वाला होता है। इसलिए क्या यूज़ करते हैं, हम चाहते हैं कि भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम हो। हम चाहते हैं, देखो आइडियल इंडक्टर तो हमेशा एग्जिस्ट कभी करता ही नहीं है कि भाई एक ऐसा इंडक्टर जिसके अंदर खाली इंडक्टेंस मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस हो ही ना। भाई कॉइल होती है, उसका खुद का रेजिस्टेंस भी तो होता है। तो हम चाहते हैं यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखो चोक कॉइल क्या है। चोक कॉइल है सीरीज
a series LR circuit with very less resistance, very low resistance and inductance and inductor। ठीक है, तो ऐसे बोलो and high value of inductive reactance। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्लियर है। चोक कॉइल क्या होता है, सीरीज LR सर्किट होता है। इस तरह से मान लो हमारे पास यहाँ पर इंडक्टर लगा है और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है, उसके बाद यहाँ पर लगा है ट्यूबलाइट हमारा। ठीक है, इस तरह सर्किट होता है। और यहाँ पे जो R की वैल्यू होती है ना वह बहुत कम होती है। ठीक है, वेरी लेस। R की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम। और यहाँ पे L की जो वैल्यू इंडक्टेंस, उसमें जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव जो रिएक्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इस तरह से सर्किट के अंदर कनेक्टेड होता है। आपने ट्यूबलाइट के अंदर देखा होगा ना, छोटा सा चोक कॉइल लगा होता है, तो उसका काम क्या होता है समझते हैं। यहाँ पर इंडक्टर है। इंडक्टर देखो, पहली बात हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम रखी है। अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम रखेंगे तो भाई हमको पता है कि जो cos फाई का जो फॉर्मूला होता है, cos फाई का फॉर्मूला क्या होता है, R/Z। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है बहुत ही कम है। और यहाँ पे हमने XL की वैल्यू, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू हाई रखी है। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू हाई रखी, मतलब ओवरऑल जो Z की वैल्यू आएगी वो हाई आएगी। तो ओवरऑल क्या आ रहा है कि cos फाई जो हो रहा है, बिकॉज ये वैल्यू बहुत कम है तो नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसलिए क्या हो जाएगा, पावर लॉस जो हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा। पावर लॉस इज मिनिमम। ठीक है, चलो पहला काम तो हमारा हो गया कि भाई अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दें, इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ा दें, तो उससे पावर लॉस कम हो जा रहा है। और दूसरा काम, करंट रिड्यूस हो रहा है कि नहीं वो भी हम चेक कर लेते हैं। करंट रिड्यूस हो रहा है कि नहीं वो भी हम चेक कर लेते हैं। चलो उसको भी चेक कर लेता हूं मैं। यहाँ पे इसको यहाँ से हटा दूं। हमको करंट कम करना है ना, बिकॉज ट्यूबलाइट जो है ज़्यादा करंट झेल नहीं सकता। भाई करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है V/Z। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/Z। तो यहाँ पे Z की वैल्यू अगर हाई है, यहाँ पे अगर Z की वैल्यू हाई है, Z की वैल्यू हाई क्यों है, क्योंकि XL हाई है ना। Z का इक्वेशन क्या होता है, √XL² + R²। R की वैल्यू भले कम है लेकिन इसकी वैल्यू तो हाई है, इसलिए ओवरऑल Z की वैल्यू हाई है, इसलिए क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा, कम। हमारा मेन काम क्या था, करंट कम करना था और पावर लॉस भी ना हो। तो देखो यहाँ पे पावर भी लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, तो R/Z की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब नियरली इक्वल टू 0 आ रहा है। क्योंकि भाई ये कम है ज़्यादा है, तो नियरली इक्वल टू 0 आ गया, तो cos फाई जो हो गया मिनिमम हो गया। ठीक है, तो पावर का लॉस भी कम होगा, बिकॉज ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, 0। इंडक्टर में तो वैसे ही पावर लॉस नहीं होता, हमको पता ही है। यहाँ पे जो थोड़ा सा रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस थोड़ा सा पावर लॉस होगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही कम है। तो हमारा काम भी हो गया, करंट भी कम हो गया और पावर लॉस भी जो है वो मिनिमम हो गया, इसलिए हम यूज़ करते हैं चोक कॉइल। क्लियर है इसका कॉन्सेप्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट बेस पे कभी कभार अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप बना सकते हो। और होप्स तो आज का लेक्चर आपको पसंद हो जाएगा। तो आज का लेक्चर बस इतने में हम एंड करते हैं। इसके बेस पे जो क्वेश्चंस है अच्छे अच्छे उसको हम रैपिड फायर राउंड में लेंगे। तो होप्स तो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहो।